अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, रात में हमने CAA जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये हो सका तो कल से ही यानी 1 मार्च से ही पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल होने में 1 हफ्ता लग सकता है। इसकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें होगी और उसके बाद में फिर ये प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। गवर्नमेंट ने इस तरीके से उसका पूरा सिस्टम बना दिया हुआ है, बस अब उसको मुल्क में लागू करने की देर है। तो रात में हमने उसी के ऊपर वीडियो चैनल पे अपलोड किया और हमने उसमें ये कहा कि CAA से भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है। आप भारत देश के मूल निवासी हो या आपके बाप दादाओं ने जैसे आज़ादी से पहले पाकिस्तान से हिजरत की हो या अरब मुल्कों से हिजरत की हो या अफ़गानिस्तान से हिजरत की हो या उज़्बेकिस्तान से हिजरत की हो, तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ओरिजिनल इंडियन ही हो। आपके घर पे कोई नहीं आएगा पूछने के लिए ये किसके लिए है। मैं रात में भी बता चुका हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहने वाले बहुत सारे सिख, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे बौद्ध, बहुत सारे जैन, बहुत सारे पारसी, ये लोग जो उन मुल्कों में रहते थे वो इंडिया आए। समझ लो आज से 20 साल 30 साल पहले कोई इलाज के लिए आया, कोई किसी और काम से आया, कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आया। तो दरमियान के दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे केसेस। अभी मैं आपको उसमें से एक केस पुणे का बताता हूँ, वो मेरी नज़रों के सामने का है। कोरेगांव पार्क पूरे के अंदर एक एरिया है, वहाँ पे एक सिंधी खानदान के लोग रहते हैं, सिंधी लोग। उनके कुछ रिश्तेदार वो पाकिस्तान से उनको मिलने के लिए आए थे और वो वहीं पे रह गए, बाद में वापस नहीं गए और कई सालों तक रहे, वो 10-12 सालों तक। अब उसके बाद में जो है वो अपने उसको जो है एक्सटेंड करते रहे वो वीज़ा को, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक्सटेंड करना भी छोड़ दिए। अब छोड़ने के 15-20 साल के बाद में जो है फिर पता चला कि भाई ये फैमिली यहाँ पे रहती है, तो उनके ऊपर फिर भाई तुम दूसरे देश के सिटीज़न हो। तो ऐसा हिंदुओं के साथ में, पारसियों के साथ में, सिखों के साथ में, ईसाइयों के साथ में और जैन लोगों के साथ में, क्योंकि इन लोगों का जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो कहाँ से पैदा हुआ? इंडिया से ही पैदा हुआ। तो ये लोगों को गवर्नमेंट ने राइट दी। ठीक है, जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं इन मुल्कों के अंदर, क्योंकि ये तीनों भी मुल्क जो है मुसलमानों के मुल्क हैं, अब वो अगर यहाँ पे आए हुए हैं और वापस नहीं जाना चाहते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। तो उनको इस तरह से पुलिस स्टेशनों में जाने की और बार बार वेरीफाई करने की और बार बार वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं। अभी जैसे उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे अरब मुल्कों के अंदर हम बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। अभी मैं अरब मुल्कों में जाते आते रहता हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के घरों पे वहाँ पे जाता हूँ जिनके दादा वहाँ पे गए हुए थे और उनको वहाँ रह के 80 साल हो गए हैं, 90 साल हो गए, यानी उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है। इकामा होता है उन लोगों के पास, वो इकामा उनको एक्सटेंड करना पड़ता है। उनको अभी भी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, तो उन लोगों को जैसे इकामा अपना एक्सटेंड करते रहना पड़ता है हर साल 2 साल, अभी उसकी जो भी मुद्दत रहती है उसके एतबार से। अब देखो वहाँ का कानून कैसा है। अभी थोड़े दिनों पहले सऊदी गवर्नमेंट ने, मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, वो बहुत सख्त मिजाज के रूलर है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी अगर कट्टरतावाद और शिद्दत पसंदी की बात करेगा, हम उसको अपने मुल्क से निकाल देंगे। अभी 2 दिन पहले का उनका इंटरव्यू है। वो दूसरे मुल्क होंगे, बोले वो 30-30, 40-40 साल तक जो है ना उग्रवादियों से और इस तरह की जहनीत और नफ्सियात और रखने वाले कट्टरतावादियों से मुज़ाकरात करते होंगे और बातचीत करते होंगे। अपने पास कोई उसका के लिए कोई अपने पास में जो है ना कोई जगह ही नहीं है। बोले सीधा सीधा उठा उठा के उन्होंने 300-350 इमामों को जेलों के अंदर डाला, उनका कोई पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो 30 साल तक मेरे पास टाइम नहीं है। बोले मैं फ़ौरन उसी वक्त उनका काम ख़त्म कर दूंगा जो भी मेरे मुल्क के अंदर जो है इस तरह से कट्टरतावाद, शिद्दत पसंदी की बात करेगा। इसलिए उन्होंने सऊदी में क्या किए, बहुत सारे जमातों पे पाबंदी लगाई और उन जमातों के काम करने वाले जो बुजुर्ग लोग थे, जिनके दादा परदादा वहाँ आए हुए थे, उन्होंने वैसे जमात के काम करने वाले 80-80, 90-90 साल के बुड्ढों को
और उनके पूरे खानदान के लोगों को और उनके पोतरे नवासे ऐसे एक एक वक्त में 70-70 लोगों को बोरिया बिस्तर समेत एयरपोर्ट पे ले जाके छोड़ दिए। चलो, जो देश से आए थे वो देश को जाओ वापस। इंडिया से आए थे इंडिया को, पाकिस्तान से आए थे पाकिस्तान को। हमारे मुल्क के अंदर जब हमने ये जमात पे पाबंदी लगा दी है तो इसके काम करने वालों को भी हम इस तरह से रवानगी के आदाब देंगे। एकदम साफ लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं, बगैर किसी लाग लपेट के। जो हो रहा है वो रियलिटी यही है कि वहां पे इतनी उन्होंने पाबंदी की है, इतनी सख्ती की है। अब मैं पाकिस्तान की मिसाल ले लूं। पाकिस्तान के अंदर पिछले महीने में अफगानिस्तान से आए हुए जो मुहाजिरीन थे, लाखों की तादाद में उनको वापस भेजा गया अफगानिस्तान को। वो बेचारों के घर बार जो है उनमें से ऐसे खींच खींच के निकाल के उनको भेजा गया, और उन लोगों को जो है वहां से उनके सामान वगैरह जो थे, उनके घर प्रॉपर्टीज वगैरह सस्ते दामों में लोग खरीद रहे थे। तो मैंने किसी का बयान भी सुना उस पर कि भाई इस तरह से मत करो, उन लोगों के घर वगैरह जो है सस्ते में मत खरीदो, जो मार्केट की कीमत है उसी कीमत में खरीदो उनके सामान, उनकी गाड़ियां या जो भी वो बेच रहे हैं। अब मुझे आप बताओ ना, पाकिस्तान खुद मुसलमानों के साथ में ये जो है काम यानी उनके ऊपर ऐसा जुल्म सितम कर रहा है, वो ये लोग भूल गए कि भाई अफगान भी जो है, अफगान वालों ने उनके पूरे मुल्क को संवारने का काम किए, अफगानियों ने। तो सोचने की बात है। तो ये काम इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है भाई, हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है यहाँ पे, हिंदू धर्म शुरू ही इंडिया से होया हुआ है। इसलिए अगर कोई अकलियती, कोई माइनॉरिटीज का फर्द जो है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहता था, वो आ गया और 31 दिसंबर 2014 से पहले से यहीं है, गया नहीं वापस, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं जाने का, हम तुमको यहाँ की सिटीजनशिप दे देते। ये उनके लिए है। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपके घर को आने वाला नहीं है कि आप जो है इंडियन है या नहीं है ये साबित करो बोल के। घबराओ मत। मुसलमानों में जो है ना निगेटिविटी इतनी फैली हुई है, और इसमें एक सबसे बड़े जो जिम्मेदार है ना वो हम लोग हैं, मेरे जैसे बयान करने वाले लोग हैं। इन बयान करने वालों को पता है मुसलमानों को डराओ, इनको घबराओ, इनको हमेशा ये बोलो इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है, इस्लाम खतरे में है। तो कौम को लगता है यार वाकई में भी अपना असली रहबर और रहनुमा यही है। हजरत के नाम पे मारो नारा, हमारे हजरत जिंदाबाद। उसके बाद पूरा मजमा झूम रहा है। क्यों? इस तरह से मुसलमानों को भड़काने, वरगलाने, उकसाने वाले जो खतीब है, उन्होंने भारत के मुसलमानों का बेड़ा गर्क किए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स लेके। अब बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए, बोले ये सीए का हो गया, अब एनआरसी जो आएगा तो एनआरसी में ऐसा होगा वैसा। कौन पूछा भाई तुमको? किसने बोला तुमको ऐसा? तुम्हारी मानसिकता निगेटिविटी की भरी हुई है। जब एनआरसी भी आएगा ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको। तुम भारत के मूल निवासी हो, मैंने रात के वीडियो में भी कहा हूं, तुमको कोई धक्का भी नहीं लगाएगा। तुम मूल निवासी हो, मूल निवासी। तुम मेरा मतलब ही नहीं समझ रहे हो, मूल निवासी का मतलब क्या होता है। मूल निवासी किसे कहते हैं? आप लोग भारत के मूल निवासी हो। अगर आजादी के पहले से जो पाकिस्तान के भी जो पठान बहुत सारे जो है, जो इंडिया में पठान है, अफगान पठान हो या पाकिस्तान के पठान हो या उज्बेकिस्तान के पठान हो, आजादी के पहले जो आ गए। बहुत सारे अरब लोग हैं, बादशाहों के जमाने में वो अरबों को भी अपने यहाँ पे लाते थे, वो लोग भी इंडिया में ही हैं। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तुम इंडिया के ओरिजिनल रहवासी हो, एक बात याद रखो, तुम्हारे बाल को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा। ये कानून किनके लिए बन रहे हैं? एनआरसी का जो रजिस्टर बनाया जा रहा है, पूरे मुल्क की आबादी को एक जगह पे उसका शुमार करने के लिए कि मुल्क में कितनी कौमें हैं, कितने जात के लोग हैं, कितने समाज रहते हैं मुल्क के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग आसाम में ऐसा हो गया था, आसाम में वैसा। भाई आसाम की कहानी अलग है। आसाम की कहानी ऐसी है, बांग्लादेश जो बना ना वो इंडिया ने बनाया था। बांग्लादेश में तो खाने को नहीं था लोगों के पास में, लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी थी बांग्लादेश में वो जुल्म कर रही थी। उन्होंने जबरदस्ती क्या किए, बांग्लादेश पे उर्दू को लागू किए। बोले पूरे मुल्क की सरकारी जुबान उर्दू रहेगी। अरे वो बंगाली लोग, अभी यहाँ मलेशिया में भी उनके जगह जगह पे रेस्टोरेंट रहते हैं, बहुत से लोगों की दुकानों पे वो यहाँ भी बंगाली में बात करते। वो अरब मुल्कों में है 50 सालों से, वहाँ भी बंगाली में बात करते हैं, और तुम जबरदस्ती उर्दू थोप रहे उनके ऊपर कि तुमको उर्दू में करना पड़ेगा। इन्होंने इस तरह के जुल्म सितम जब पाकिस्तान ने शुरू किए, फिर बांग्लादेश के अंदर बगावतें शुरू हुई। और उस जमाने में
इंदिरा गांधी जी, वो हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उन लोगों को, क्योंकि जब उन्होंने देखे और उन्होंने आवाज लगाई इंडिया को कि अरे तुम है हमारे पड़ोस में, तुम तो हमारी मदद करो, हमारे यहाँ इस तरह का कत्लेआम मचा के रखी है पाकिस्तानी आर्मी ने, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही है हमारे यहाँ पे। तब जाके जो है हमारी गवर्नमेंट ने, जो मानिक शॉ जो थे उस जमाने के अंदर, जो जनरल मानिक शॉ, उनके वो बहुत, उनके ऊपर जो है मैं इंशाल्लाह कभी एक आधा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने उनके पूरे जिंदगी के हालात जो है ना वो पढ़ा हुआ हूं। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 80 जवानों को कैद में ले लिए, पाकिस्तानी आर्मी को घेर लिए पूरी तरह से, और फिर बांग्लादेश को आजाद कराया गया। बांग्लादेश अलग से मुल्क बना, और जब बांग्लादेश मुल्क बना ना, 10 सालों तक इंडिया ने बांग्लादेश को पाला है। ये याद रखो, बांग्लादेश को अनाज है, चावल है, वहां खाने को नहीं था लोगों के पास, गुर्बत, इफलास, इंडिया ने हर तरह से बांग्लादेश की मदद की 10 सालों तक। तो इंडिया ने अपने सारे बॉर्डर खोल दिए थे, क्योंकि वहां बहुत जुल्म सितम कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी। तो आसाम में उस जमाने में 30 लाख से ज्यादा जो बांग्लादेशी है वो आ गए हुए थे। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है आहिस्ता आहिस्ता एक कानून ये की, भाई देखो अब तुम्हारा अपना मुल्क बन गया, तो तुम लोग अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाओ। तो उस जमाने में बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो तो अपने मुल्कों को वापस चले गए, और बहुत सारे जो है वो अभी भी इंडिया के अंदर है। उनके लिए गवर्नमेंट ने वो रजिस्टर बनाई थी कि भाई जब तुम्हारा मुल्क बन गया, अब तुम्हारा मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया, बल्कि तुम्हारी करेंसी इंडिया से आगे बढ़ रही है, तुम्हारा जीडीपी इंडिया से भी ऊपर चला गया हुआ है, तो तुम अब चले जाओ अपने मुल्क को। इस तरह से गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा, और इसके लिए वहां पे एनआरसी लागू किया गया। अब हमारा जो बाकी का पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क पे भी एनआरसी लागू होगा ना, मैं आपको गारंटीड कहता हूं, भारत के किसी भी मुसलमान को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे जो है आपकी सिटीजनशिप नहीं ले सकता, आपको किसी डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला जाएगा, आपको कहीं पर भी जो है कोई भी आपको पुलिस स्टेशन यानी आपको ले जाके कोई भी जेल में कैदी नहीं बनाएगा। ये सिर्फ आपको डराने घबराने के लिए वो लोग, या तो जिनको आपसे वोट लेना है, या वो लोग जिनको आपके नाम पे पूरे दुनिया में चंदा करना है। अभी 3 दिनों पहले मुझे यहाँ के एक मिनिस्टर साहब के घर पे खाने की दावत थी, और भी लोग वहां पे आए हुए थे, और वहां पे ये चर्चा शुरू हुई, बोले हम इंडिया के ये वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मैंने उन सबको कहा ये सब मन घड़त वीडियो होते हैं। इंडिया का मुसलमान जितना सेफ है, और इंडिया में मुसलमानों को जितना फ्रीडम है, उतना मैंने कहा तुम्हारे अपने मलेशिया में भी नहीं है। मलेशिया में कहीं पे भी मदरसा कायम कर सकते हैं क्या? इंडिया में जो झोपड़पट्टी में दिल में आया वहां मदरसे की बुनियाद डाली जा सकती है। यहाँ कहीं पे भी मस्जिद तामीर कर सकते हैं क्या बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के? इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं बोला इंडिया में कहीं पे भी इज्तिमा ले सकते हैं। मैंने उनको पॉजिटिव चीजें बताया। मैं बताया औरंगाबाद के अंदर जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे इज्तिमा में, और वो पूरी जमीन हमारे शिवसेना के जो आमदार है वो एरिया के, जो एमएलए साहब है, वो पूरी जमीनें उनकी थी। बताओ, मैंने कहा इंडिया में इतनी भाईचारगी है, इतना प्यार मोहब्बत है। ये जो वीडियोस वायरल होते हैं ना, इससे ज्यादा इससे ज्यादा खतरनाक खुद मुसलमानों के आपस में झगड़े होते हैं। वो वीडियो देखते नहीं होंगे। मैं बोला तुम जब मुसलमान मस्जिदों में झगड़े करते हैं, तो मुसलमान मसलकों के नाम पे झगड़े करते हैं, मुसलमानों के अपने एरिया में पार्किंग को लेके मुसलमानों से झगड़े चलते हैं, खुद मुसलमान पे वहां जुल्म कर रहा है। ये सब फालतू चीजें हैं, गवर्नमेंट को बदनाम करना। और मैंने कहा मैं कोई गवर्नमेंट का जो है एजेंट नहीं हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन जो सही है मेरा काम है, चाहे मैं इंडिया में हूं या इंडिया के बाहर हूं। मैं मेरे देश की बदनामी क्यों सुनूं भाई? जिस देश में इतनी आज़ादी है, मैंने कहा मैं भी उसी भारत देश का एक नागरिक हूं। 10 साल की उम्र थी, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, मेरे नाना नानी ने मेरी तालीम की है, तरबियत की है, परवरिश की है, और छोटे से कारोबार से मैंने शुरुआत किया। आज तुम्हारे मुल्क के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज हमको जो है यहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो रबर के जो जंगल होता है, 1 लाख हमारा जो है 1 लाख पेड़ों का जंगल लीज पे लेने का या उसको बाय करने का हमारा अभी चल रहा है। यहाँ पे पाम ऑयल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। 1 लाख जो पाम ऑयल के पेड़ है, या तो वो पूरा हम लीज पे लेंगे या फिर पूरा जो है हम उसको खरीदने के ऊपर बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा मैं खुद इंडियन हूं, मैं भी उसी भारत देश में रहता हूं। एक गरीब बच्चा, एक यतीम बच्चा, एक अनाथ बच्चा
जब वो अपने देश के अंदर इतनी तरक्की कर सकता है और मुसलमानों के सब मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो है ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है बोल के इनको पूरे दुनिया में चंदा करने की आदत पड़ी हुई है। मुसलमानों के नाम पे पेड़ भरने का, मुसलमानों के नाम पे वोट हासिल करने का, और मुसलमानों को डरा डरा के देखो एनआरसी आएगा तो ऐसा होगा वैसा हो जाएगा और हम तुम्हारे लीडर हैं, हमारे पीछे चलो, इस तरह से मुसलमानों को बताने का। मैंने कहा इस तरह के धंधे इंडिया के अंदर जो है ना चलते हैं। आप ये सब वीडियोस पे भरोसा मत करो, जो रियलिटी है वहां की ग्राउंड लेवल की वो देखो। मैंने कहा आप तो फिर उन लोगों को जरा इत्मीनान हो, और मैं यही करता हूं। मैं अभी साउथ कोरिया में भी गया था, वहां पे भी मुझे तुर्की के और बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे मिले, उन सबको भी मैंने यही कहा ये सब जो है ना सोशल मीडिया पे क्या चलता है कभी भी उस पर ध्यान मत दो। रियलिटी ये है, मैं भी एक इंडियन हूं, उसी इंडियन पासपोर्ट के ऊपर तीसरी बार साउथ कोरिया आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम एहसान है। डरो मत, घबराओ मत, और जो तुमको डराएंगे ये डॉक्यूमेंट बनाओ वो डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसा हो जाएगा, तुमको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे और जेल में डाल देंगे, बिल्कुल गलत बात है। इंडिया, तुम मूल निवासी हो, फिर तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, मुझे बोलना पड़ता है बार बार तुम्हारे दिमाग में बात घुसाने के लिए। तुम इंडिया के मूल निवासी हो, तुम इंडिया के मूल निवासी हो, तुम इंडिया के मूल निवासी हो। भले तुम्हारे में से किसी के बाप दादा जो है ना, जब पूरा अखंड भारत था अफगानिस्तान तक, उस जमाने के अंदर बहुत सारे लोग, अफगानी पठान भी है, और ऐसे ही जो है पाकिस्तान के भी बहुत सारे पठान जो है वो इंडिया में है। बांग्लादेश के भी उस जमाने में बहुत से लोगों ने हिजरत किए होंगे उस जमाने में, इंडिया की तकसीम से पहले। आपके बाल को, और अरब लोग भी बहुत सारे जो है ना, मैंने कहा ना बहुत से अरब भी है। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, भारत तुम्हारा ही देश है। और आज की तारीख में भी अगर मैं थोड़ा सा आपको रिलेशन बता दूं, इंडिया के रिलेशन ये मुल्कों से कैसे हैं। बांग्लादेश के साथ मैंने कल ही बताया, फिर वापस बता देता हूं। कुछ दिनों के बाद इंडिया और बांग्लादेश का वीजा भी खत्म हो जाएगा। आज की पोजीशन ये है कि इंडियन को अगर बांग्लादेश का वीजा चाहिए कोई फीस नहीं देना पड़ती, और बांग्लादेशी को अगर इंडिया का वीजा चाहिए, ये एग्रीमेंट है दोनों गवर्नमेंटों के बीच में बिजनेस को लेके। और तीसरी चीज बता दूं कि बांग्लादेश ने ये जो तरक्की किया, और बांग्लादेश में इतने कपड़ों के कारखाने हैं और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें से 50% से ज्यादा इंडिया के लोगों का इन्वेस्टमेंट है। हमारे सरदार भाइयों के बड़े बड़े कारखाने बांग्लादेश में चलते हैं, वो लोग बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जो है यूरोप के मुल्कों में और अमेरिका और कनाडा वगैरह में भेजते हैं। हमारे और भी इंडियन भाइयों के आधे से ज्यादा कंपनियां, कारखाने इंडिया वालों ने लगाए, क्योंकि बांग्लादेश में मजदूरी सस्ती है। तीसरी चीज समझ में आया। तो इसके लिए ये सब चीजों पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन की मैं आपको बात बता दूं, तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में इतने अच्छे रिलेशन है। अभी जो तालिबान गवर्नमेंट आई उसके साथ में भी अफगानिस्तान की अभी इतनी तरक्की हो रही है। अफगानिस्तान में रेलवे लाइनों का काम चालू हो चुका है तालिबान। मैं असल में, मेरे लिए दुआ करो, मेरे पास अल्लाह टाइम में बरकत दे, वरना ये भी मेरा एक टॉपिक है आपको बताने के लिए कि अफगानिस्तान में अभी फिलहाल कितनी तरक्की हो रही है। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलके भी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, वो क्रिकेट टीम को पूरा का पूरा स्पॉन्सर इंडिया करता है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का जो उनका नेशनल स्टेडियम है वो इंदौर का स्टेडियम है, उनको दे दिया हुआ है कि भाई अफगानिस्तान वालों का स्टेडियम है। अफगानिस्तान टीम वहां पे कभी भी आ सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है, वो स्टेडियम ही उनके हवाले है। आप सोचो, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में इतने गहरे ताल्लुकात है कि जो अफगान स्टूडेंट्स है, इंडियन गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, और उसी स्कॉलरशिप के ऊपर इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज है, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हमदर्द हो, जेएनयू हो, पुणे के अंदर सिम्बॉयसिस हो, सिंहगढ़ यूनिवर्सिटीज हो, औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, कोई भी पूरे इंडिया में, चाहे बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, आपको जितने भी अफगान स्टूडेंट्स नजर आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा वो होते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट वहां से लाती भी है, यहाँ रखती भी है, उनको जो है यहाँ पे वो भी दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ उनको हमारी गवर्नमेंट देती है। लाखों स्टूडेंट्स है, लाखों स्टूडेंट्स। इस तरह से अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए अफगानिस्तान के लोग इंडिया से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो ये सब चीजों का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एनआरसी आएगा उठा के हमको ऐसा, कोई तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगाएगा। सिर्फ भयकाने वालों के भयकानों में मत आओ और चंद व्यूज
और चंद सब्सक्राइबर्स और चंद लाइक्स के लिए यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियो डाल के आपको भड़काने का, वर्गलाने का, उकसाने का काम करते हैं ना। ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहो, क्योंकि उनको पता है आपको जितना गुमराह करेंगे उतने ज्यादा हमारे व्यूज बढ़ेंगे। और मेरी आदत है ना मैं कभी किसी से कोई दरखास्त करता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और ना मैं दरखास्त करता हूं कि मेरे वीडियोस को शेयर करो। जो मेरा वीडियो देखेगा वो फायदे में रहेगा, मुझे जरूरत नहीं है ये सब चीजों की। इसके लिए मैं जो है आप लोगों को सही रास्ता बताता हूं, वरना मेरे को भी आते हैं भड़काऊ बयान करना, वर्गलाने वाले, उकसाने वाले। अब जो रात में मैंने वीडियो डाला उसी को मैं निगेटिव अंदाज में भी डाल सकता था। उसी जो जितनी बातें मैंने पॉजिटिव इसमें किया, अगर वही बातें मैं निगेटिव अंदाज में करता, और अभी भी जो मैंने सारी बातें किया ना, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करके पूरा उसको उलाल कर देते थे। शेयर करो, शेयर करो, देखो ये मुफ्ती साहब ने कितनी अच्छी मालूमात दी है, हमको अभी रेडी रहना है, हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है, हमको ऐसा करना है। और यहीं पे मैंने आप लोगों को ये कहा आपको कुछ करना नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है बस वही रहने दो, कोई आपके बाल को भी हाथ नहीं लगाएगा। अब आप खुद सोचने पे मजबूर होंगे, अरे यार ऐसा कैसा बोल रहे ये, उन्होंने तो ऐसा बोले, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो वैसा। क्योंकि तुमको निगेटिव सोचने की आदत पड़ गई हुई है। जब तक तुमको कोई ठेसता नहीं, और जब तक तुम्हारी खुद की मानसिकता ऐसी बनी हुई है, हमको किसी ने दबाना, हमको किसी ने ठेसना, हमको किसी ने इस तरह के सब करने लगाना, तो तुमको लगता हाँ अब हम आराम के अंदर हैं। नफ्सियात बन गई हमारी ऐसी। फिर एक मर्तबा 5वीं बार बोल रहा हूं, तुमको जैसे सीए आया है ना, वैसे एनआरसी आने दो, एनपीआर आने दो, और क्या आता है आने दो, तुम्हारे बाल को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा। बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।